ठीक। वार्म अप से इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत सारी और बहुत सालों तक रिसर्च हुई होगी और उसके बाद कहीं न कहीं फाइनलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, भई वार्म अप से जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती ही होती है। अब कोई तो ये एक थ्योरी हो गई। तो ऐसे ही जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक कीटो डाइट, हालाँकि बहुत नया तो नहीं है कीटो डाइट पुराना, लेकिन अभी भी कीटो डाइट पे बहुत सारी जो है अभी इसमें आप डिबेट देखते होंगे ना, कुछ पेपर्स कहते हैं कि ये ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, कुछ पेपर्स कहते हैं ठीक है हेल्थ के लिए, फिर कुछ कहते हैं कि यार ये ब क अगर आपको कोई क्लिनिकल कंडीशन है या फिर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, उसके लिए कीटो डाइट ठीक नहीं है। अगर आप नॉर्मल हो तो वो ठीक है। तो उस केस में इसको जनरलाइज़ अभी नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस दिस इज़ अ थ्योरी। कीटो डाइट पे जब बहुत सारी रिसर्चेज़ हो जाएगी, जब ये कहेंगे कि हाँ भई इसको सब यूज़ कर सकते हैं, एकदम जनरलाइज़ कर दिया गया है, तब ये एक थ्योरी हो जाएगी। समझ आया अभी जनरलाइज़ेशन? जी सर। ठीक है। तो कोई भी रिसर्च इनिशियल इन्फेंसी स्टेज में ऐसी होती है, 1 आध 2 लोगों पे की जाती है, 10 लोगों पे करेंगे, 50 लोगों पे करेंगे, 1000 लोगों पे करेंगे, फिर बड़ी पॉपुलेशन पे करेंगे और फिर उसका जनरलाइज़ेशन होगा, ठीक है? अब वेदर दैट नॉलेज, जो अभी हमने नॉलेज देखा, वेदर दैट नॉलेज एड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी और इन प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट मतलब अप्लाइड रिसर्च, मतलब कि आप उससे क्या बेटर कर सकते हो, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल से क्या बेटर कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी मतलब कि हाँ, ये चीज़ अभी डन हो गई है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। या फिर और कि भाई शुगर फ्री, मान लो अभी आजकल तो बहुत ट्रेंड में आ गया है कि भाई शुगर फ्री जो फूड है हमारा या शुगर फ्री जो हमारी डाइट है वो बहुत अच्छी हो गई है उन लोगों के लिए जो जिनको डायबिटीज है। लेकिन एक टाइम पे इसमें एक स्केप्टिज्म रहा होगा कि यार इसमें डाउट है वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, है ना? तो ये डेफिनेशन बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम की है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। सर हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, कम आ रही है पर आ रही है। होगी। हाँ बोलो हेलो बोलो। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्ट ऑफ थ्योरी वाला चीज है, हाँ, तो क्या इसमें भी हमारा वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट होता है क्या, या फिर इसमें 100% श्योरिटी आ जाती है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी जो है ना, ये ऐसा, ये एक बार नहीं कि मैं और आप मिलके बैठे और हमने उसको कर दिया। वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। आज कोई रिसर्च शुरू होगी, आज से 5 साल 10 साल चलती रहेगी, 2 साल 4 साल 10 साल चलती रहेगी। उसके बाद रिजल्ट मिलेंगे कि कोई सिस्टमैटिक रिव्यू करेगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, मेटा एनालिसिस क्या होता है। तो बहुत सारी रिसर्च को कंपाइल, जैसे कि 2010 में 10 रिसर्च हुई, इसको कंपाइल करो। 2011 में 50 रिसर्च हुई, इसको कंपाइल करो। 2015 में कुछ रिसर्च हुई है 25, उसको कंपाइल करो। इन सब का रिजल्ट देखो कि क्या आ रहा है। तो हमने बोला कि यार जो 100 रिसर्च हुई थी, 100 में से 95 कह रही हैं कि वार्म अप का रिजल्ट पॉजिटिव है, या शुगर फ्री डाइट लेने से ये अपने बॉडी पे इफेक्टिव है या फिर हेल्थ अच्छी होती है, 5 कह रही है कि हमें डाउट है कुछ। तो इस केस में ये एक थ्योरी हो जाएगी कि शुगर फ्री टैबलेट्स लेने से या शुगर फ्री फूड खाने से यू कुड बी हेल्दी, या फिर वार्म अप करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर जैसे डायनामिक वार्म अप करने से आपकी वो बढ़ सकती है। तो दिस इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है। ओके सर। तो ये जो अभी हमने बात की कि ये एक इंडिविजुअल रिसर्च है, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस सेट होगा, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, इसमें सेम वही होगा, इसमें वो होगा, है ना? लेकिन पर्टिकुलरली इसमें नहीं होगा। हाँ, एक रिसर्च होती है जिसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल कर लेते हैं साथ में और फिर उसका एक रिजल्ट देखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है? तो ये अपन अब फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सर डेफिनेशन बहुत काम सर की है। हाँ, सर जो कंस्ट्रक्ट ऑफ थ्योरी है सर, इसमें अप्लाइड रिसर्च होगा? मैं फिर से हाँ, अप्लाइड करते-करते वो थ्योरी बनेगी ना। ओके सर, ओके सर, ठीक है? ओके सर। ये काम सर की है, इसे याद रखना। हाँ, सर जैसे एक कोई थ्योरी बन गई बार बार करने के बाद हाँ। में, तो उसके बाद में अगर वो इन फ्यूचर में कभी रिजेक्ट भी हो सकती है ना थ्योरी भी? हाँ, बिल्कुल नहीं, देखो पर ऐसे होता है ना, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी चीज़ 100% क्योंकि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कोई चीज़ 100% ट्रू है। लेकिन वो एक बहुत लंबे समय का काम है, बनाने का इतने लंबे समय का काम है, तो उसको हटाने का या फिर उसको फेल करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा। ठीक है? ओके सर। लेकिन हाँ, इम्प्रूव की जा सकती है, बेटर की जा सकती है, उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ निकाली जा सकती है, लेकिन वार्म अप इम्प्रूव करता है तो करता है। अभी आप इसको नलीफाई कर ही नहीं सकते ना। आप बस इसमें और बेटर कर सकते हो कि कम टाइम का वार्म अप, जैसे कि एक रिसर्च हुई थी 13, 30 और कुछ मिनट की।
10 मिनट ऐसे कुछ 3 टाइमिंग ली हुई थी उन्होंने वार्म अप की, तो उसमें पाया गया कि 13 मिनट का वार्म अप सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब ये रिसर्च हम अपने पास रखेंगे, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक कोई रिसर्च ये प्रूव करेगी या 10-15 हजारों रिसर्च ये प्रूव कर देगी कि हाँ भाई यही 13 मिनट है, 15 मिनट है, ये सब चल रहा है, तो हम इस चीज को रिजेक्ट कर दें। जैसे अभी आइडियल टाइम है 30 मिनट, एटलीस्ट आपको 30 मिनट है ना, अभी आपको याद मतलब पता होगा, मेरे हिसाब से 30 मिनट है, 20 या 30 मिनट आइडियल वार्म अप टाइम है हमारा, है ना, कंपटीशन से पहले। तो फिर हम इसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिजेक्ट करने से भी थ्योरी तो यही है कि वार्म अप से इंप्रूव होगा, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। समझ आया? यस सर। ठीक। अब ये रिसर्च प्रोसेस में कहाँ पे फिट बैठती है और हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? तो देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हो चुका है, लिटरेचर सर्वे हो चुका है, हाइपोथेसिस डेवलपिंग हो चुका है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हो चुका है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आप अपने से देखना, मैं कुछ आपको वो भेज दूंगा, पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, उससे आप ट्राई करना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के न्यूमेरिकल्स वो आप जब टेस्ट सीखोगे ना, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तब आपको ज्यादा अच्छे से बनेंगे, वरना अभी बनेंगे नहीं उतना, ठीक है। फिर रिसर्च डिजाइन, अब जब इतना काम हम कर लेते हैं चैप्टर 1 और 2 का, जब हम कर लेते हैं, तब थर्ड चैप्टर आता है मेथोडोलॉजी वाला। मेथोडोलॉजी में आता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन कुछ नहीं है, रिसर्च डिजाइन मतलब कि जैसे हम कैसी रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। तो जैसी भी हमारी रिसर्च होती है उस हिसाब से हम एक डिजाइन सेट करते हैं, और वो डिजाइन यही चीजें डिफाइन करती है, मतलब हमारी सैम्पलिंग कैसी है, हमारा डेटा कितना बड़ा है, हम कैसे डेटा लेने वाले हैं, इक्विपमेंट्स क्या है, वो सब हमारी रिसर्च डिजाइन होती है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं अभी सैम्पलिंग टेक्निक, वो रिसर्च डिजाइन का एक हिस्सा है। समझ में आया? ठीक है। फिर रिसर्च डिजाइन के बाद यस सर। कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। यस सर। एग्जीक्यूशन ऑफ मतलब कि जो आपने सोच रखा है अभी तक, ये सारा आता है प्रपोजल में। कलेक्शन ऑफ डेटा को अगर हटा दें तो ये वाला जितना पार्ट है ये सब प्रपोजल में आएगा, ठीक है। प्रपोजल में आप बताते हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई प्रपोजल में इनमें से क्या नहीं होता, तो आपको बताना रिसर्च डिजाइन होती है, सैंपल साइज भी होता है, हाइपोथेसिस डेवलपिंग भी होती है, लिटरेचर सर्वे भी होता है, ठीक है। लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता, एनालिसिस नहीं होता। जब आपने कलेक्ट ही नहीं किया डेटा तो आप एनालिसिस भी नहीं करोगे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती, ऑल्दो हाइपोथेसिस आप बनाते हो। ये हम बात कर रहे हैं प्रपोजल की, ठीक है। जब हम प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस भी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, तो उसमें सैम्पलिंग डिजाइन आपने कौन सी अप्लाई करनी है, ये भी उसका पार्ट होगा, ठीक है। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बस ऐसे ही कुछ ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं अभी, और इनके हिसाब से कुछ मिस हो जा रहा है तो आप उसको रिक्लेम कर दो, एक बार हम दोबारा से उसको टच करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा आएगा रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग, ठीक। अब सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक तो हमारा आज का पार्ट है ही, लेकिन सैंपल होता क्या है? सैंपल हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ रिसर्च में, ठीक है। क्यों करते हैं सैंपल वो भी हमें पता है। जैसे कि देखो सैंपल होता क्या है, जैसे आप दुकान पे गए, आपने बोला कि यार मुझे ये पर्टिकुलर शूज खरीदने हैं, मुझे 100 शूज खरीदने हैं मेरे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं कहीं के लिए, मेरी टीम के लिए खरीदने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम आप ऑर्डर कर दीजिए। आपने कहा नहीं पहले सैंपल देखूंगा। अब सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है कि आप जो खरीदने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल 100 पीस आप खरीदने वाले हो, ये आप जो पॉपुलेशन लेने वाले हो इसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। तो जो आप पूरे पूरे आर्टिकल्स लेने वाले हो उसका एक सैंपल, 2 सैंपल, 10 सैंपल जब आप एनालाइज करते हो, देखते हो, उनकी क्वालिटी देखते हो कि हाँ यार ये सैंपल ठीक लग रहा है, ये शूज ठीक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं अपने लिए 100 बॉल मंगानी है, ठीक है, आपने एक एकेडमी खोली, आपको 100 बॉल मंगानी है। तो पहले आप अपने किसी भी उससे जो भी आपका रिटेलर है, जो भी आपका सेलर है, उससे आप सैंपल मांगोगे। तो वो सैंपल कितने भेजेगा, 100 भेजेगा या फिर कुछ भेजेगा? 1 या 2। 1, 2, 5 ऐसे भेजेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बास्केटबॉल 5 मंगा ली, तो मतलब 100 में से 5 मंगा ली, फिर 2-3 फुटबॉल मंगा ली, ऐसे ऐसे करके वो आपको भेज देगा। अब इन सैंपल्स के बेसिस पे आप जजमेंट बना लेते हो कि हाँ, क्योंकि ये सैंपल ठीक है, 5 बॉल जो भेजी थी ये बढ़िया है, ऑल राइट, ऑल गुड, ओके टेस्टेड, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा जो पॉपुलेशन है, मतलब जो 100 बॉल आने वाली है, ये भी ठीक हो सकती है ना। मैं ये नहीं कहूंगा ठीक होगी ही, लेकिन ठीक हो सकती है, चांसेस है, क्योंकि भाई पांचों सैंपल उसने ठीक भेजे। फॉर एग्जाम्पल 5 में से 4 सैंपल उसके ठीक नहीं थे, एक सैंपल ठीक था। अब आपका क्या होगा इसमें? आपका सैंपल टेक ट्रू क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। या तो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपने अच्छे सैंपल नहीं भेजे। भाई मैंने फॉर एग्जांपल नाइकी की बॉल्स मंगाई थी,
ठीक है, नाइकी की बॉल मंगाई थी, अब नाइकी की बॉल तो अच्छी होती लेकिन आपने 4 बॉल खराब भेज दी, एक ठीक है, तो सैंपल आपने ठीक नहीं भेजा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो 4 हैं वो बहुत सही हैं और एक जो है थोड़ा गड़बड़ आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो होता है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट भी हमने इसी में समझ लिया कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैंपल आया और उसमें छोटा मोटा कोई एरर है या फिर उसमें कोई एरर है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सैंपल हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन से उठाते हैं, उसके बेसिस पे सर्वे करते हैं, उसके बेसिस पे पूरी स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पे अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ऐसी ऐसी होगी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे, ये बॉल बहुत अच्छी होगी, ये बॉल ड्यूरेबल होगी, ठीक है, और कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी। तो ऐसे ऐसे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिए सिर्फ इन 5-10 सैंपल्स पे, ठीक है। तो ये सैंपलिंग का काम है। सैंपलिंग की क्यों जाती है, क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपको 1000 लोगों का सर्वे करना है और उनका देखना है कि फैट परसेंटेज कितना है उनकी बॉडी में, ठीक है, तो 1000 लोगों का सर्वे करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि यार आप इनमें ना 10-100 लोगों का सैंपल कर लो फैट परसेंटेज का ही, तो बहुत ईजी होगा और इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि 1000 लोग कैसे होंगे, इनका फैट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो इसी में मान लो आपका रिजल्ट आया कि आपने कहा कि भाई 25% फैट परसेंटेज आया, ठीक है, तो अब क्या ये 25% ही होगा सबका 1000 का, बिल्कुल डॉट 25% ही होगा सबका? नो सर। दिस इज मीन, ये हम कल का थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, दिस इज मीन। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा 5 का आप छोड़ दो, ठीक है, कुछ लोग दुबले भी थे, कुछ लोग मोटे भी थे, तो 30% से लेके 20% तक मेरा जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो मेरा फैट परसेंटेज है इतना आएगा। तो ये मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया। तो मैंने क्या किया, अपना टाइम भी बचाया, अपनी एनर्जी भी बचाई, एक अच्छी एफिशिएंट सैम्पलिंग टेक्निक से मैंने ये सारे काम कर लिए, 1000 लोगों पे ना करके 100 लोगों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आती है सैम्पलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे आते हैं सैंपल्स। अब सैंपल्स लेने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से आप सैंपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो ठीक है। सर। Sampling is defined as a procedure to select a sample from individual or from a large group of population, ठीक है, for certain kind of research processes, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस है, नॉर्मली भी आप सैम्पलिंग लेते हो, लेकिन हम रिसर्च पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं। एडवांटेज देख लेते हैं एक बार जस्ट कि सेव टाइम एंड मनी, दैट इज वेरी सिंपल। Sampling gives more accurate result as it is performed by trained and experienced इन्वेस्टिगेटर। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये कहाँ पे आएगा मैं आपसे पूछूंगा जब हम सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ेंगे, तो इसकी क्या जरूरत है, ट्रेंड और एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। जैसे कि आएगा, ये आगे आएगा तब हम इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, कि फॉर एग्जांपल आपको एक स्टडी करनी है और आपको चाहिए कि यार अच्छे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स ले लें। मैं बस अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर, मैंने अच्छा मतलब सिर्फ मैंने बोला कि ठीक, जिनकी स्किल्स ठीक हैं, बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, जो ट्रेंड है या जिनकी ट्रेनेबिलिटी है, जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं। समझ में आया ट्रेनेबिलिटी का मतलब, या कोचेबिलिटी है, जिनकी कोचिंग की जा सकती है ना, वो बास्केटबॉल प्लेयर्स लेने हैं। और मैंने किसी को भेज दिया, ऐसे मैंने किसी इंजीनियर को भेज दिया कि भाई जा मेरे लिए 10-15 सैंपल लेके आ जा यार। फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मैंने बोला यार जा तू थोड़ा सैंपल लेके आ जा मेरे बदले ना, 15 ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर सिलेक्ट कर लेना जो ट्रेनेबल हो, जिनको ट्रेन किया जा सके। तो क्या वो अच्छे सैंपल लेके आएगा, इसकी उम्मीद है आपको? नो सर। क्यों ऐसा? नो, अनएक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि उसके पास उस सब्जेक्ट उसकी मैटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं नहीं है, है नॉलेज नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए वो नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट अगर ऐसे आ जाए ना, आपको क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से कौन सा जो है, और उसमें लिखा हो कि सैंपल जो ले रहा है वो शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड या फिर शुड बी एक्सपीरियंस, तो आपको लगेगा कि यार एक्सपीरियंस होने की क्या जरूरत है, सैंपलिंग तो सैंपलिंग है, मैं ले ली। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो, ठीक है। फिर सैम्पलिंग इनेबल्स टू एस्टिमेट सैंपल एरर, मतलब मैंने बताया आपको कि सैम्पलिंग एरर कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि 4 बॉलें ठीक थी, एक बॉल खराब थी, तो आपका सैम्पलिंग एरर कम है। लेकिन अगर इसके इनवर्स हुआ कि एक बॉल खराब है, सॉरी
सैम्पलिंग एरर कम हुआ। एक बॉल ठीक है और 4 बॉल खराब है, इस केस में सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगा। तो आपको अपने सैंपल से पता चल जाता है कि पॉपुलेशन के मेजर्स क्या है प्लस उसमें सैम्पलिंग एरर कितना होगा। ठीक है। स्टडी ऑफ सैंपल्स रिक्वायर लेस स्पेस, लेस इक्विपमेंट। ठीक। व्हेन देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज सैम्पलिंग इज बेस्ट। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो तब सैम्पलिंग। अच्छा मुझे कोई एक आप एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे सैंपल पे बात ना हो के पूरी पॉपुलेशन पे बात करो। मतलब ऐसा कोई सर्वे, ऐसा कोई आपके नॉलेज में है जहाँ पे पूरे पॉपुलेशन पे बात होती है, वहाँ सैंपल्स सर की बात नहीं है? सर डिस्क्रिप्टिव सेंसस रिसर्च होती है सर। करेक्ट, सर सेंसस सेंसस। मैंने स्पेलिंग पता नहीं सही लिखी नहीं लिखी। सेंसस। सेंसस जब होता है तो हर एक इंडिविजुअल की सारी जितनी भी डेमोग्राफी है, कहाँ से बिलोंग करता है, कितने फैमिली मेंबर्स है, मैरिड है, अनमैरिड है, कास्ट क्या है, सब कुछ लिया जाता है। तो दैट इज पॉपुलेशन पे काम करना। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे काम करने में इतना समय, इतना पैसा और इतना टाइम वेस्ट होता है कि वो 10 साल में एक बार किया जाता है, वो हर साल नहीं किया जा सकता। तो ये डिमेरिट आपको वहां से याद रखना, रिमेंबर, मतलब आप यू विल बी रिमेंबरिंग दैट कि वहां पे इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है, तो आपको उसको सैंपल में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपको ज्यादा एडवांटेज है। ये रिपीट हो गई। ठीक है। ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं या जहां से हमको एकदम पढ़ने की जरूरत है, वो आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में। ठीक है। बहुत कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक इस पे सब पे कंसेप्ट क्लियर रखते हुए चलना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी में डाउट हो जाए, तो आपको वो डाउट, जो डिफरेंस वाला डाउट है, वो यहीं पे क्लियर करते हुए चलना। ठीक है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग दो होती है, दो टाइप की सैम्पलिंग होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर मैं इसको और सिंपल शब्द में बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होगी जहां पे हर इंडिविजुअल के पास एक अपॉर्चुनिटी हो, हर इंडिविजुअल की अपनी एक प्रोबेबिलिटी हो, भले ही वो 0.01 हो या 0.1 हो या 0.9 हो, कि वो उस सैंपल का हिस्सा बन सकता है। जैसे कि मेरे पास 10 सैंपल्स हैं, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/10। ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करूं तो सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। मतलब हर इंडिविजुअल, ये जो 10 के 10 हैं, वो सैंपल में आने के लिए एलिजिबल भी हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी भी है ना। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या तो पर्पसिव होती है या तो कन्वीनियंस होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए दैट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। समझ आया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ खास है नहीं। यस सर। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और जब भी हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करेंगे, जहाँ पे हम, और मोस्टली जब ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वगैरह में रिसर्च होगी तो हम रैंडम सैम्पलिंग की ही बात करते हैं। तो जो भी रैंडम सैम्पलिंग है वो सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मोस्टली जहां भी आप बात करोगे, जिसके भी एग्जांपल दोगे, जितनी भी सारी आप रिसर्च करोगे, देखोगे अपनी फील्ड में, वो सब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ही आती है। बहुत कम होगी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा था रैंडम जो सैंपलिंग होती है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। अगर कहीं रैंडम लिखा हुआ तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो ज्यादा वैलिड होंगे या नहीं होंगे? वैलिड सर, होंगे सर। ज्यादा वैलिड ज्यादा होंगे वैलिड होंगे, ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। मैं कह सकता हूँ कि भाई इसमें बायसनेस कम होगी, रिसर्चर के एंड से, मेथोडोलॉजी के एंड से, सारी कुछ बायसनेस कम होगी। तो मैं कहूंगा कि भाई रैंडम इज बेस्ट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि रैंडम जब यूज किया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल दो स्टडीज हैं, एक में रैंडम सैम्पलिंग यूज की है और एक में नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज की है, मतलब पर्पसिव या कोई भी इन चारों में से ले ली है, तो आपको कौन सी रिसर्च ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी, रैंडम वाली या ये वाली? रैंडम जाहिर सी बात है सर, रैंडम वाली। रैंडम। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक ऑथेंटिक स्टडी करो या जब भी आप एक स्टडी देखो जिसमें रैंडम सैम्पलिंग हुई है, इसका मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी अपने आप बढ़ गई है। ठीक है। अब आते हैं अपन अपने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कुछ 5 पॉइंट्स में डिवाइड की है, पहले 4 था, एक और इसमें आ गई है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है। मल्टी स्टेज इन सब का एक मिला जुला ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये सबसे बेस्ट टाइप की सैम्पलिंग मानी जाती है। ठीक है। बाकी ये 4 हम देखने अभी। नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप है। वैसे नॉन प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 4 टाइप नहीं है, लेकिन आप मोस्टली जहां लिटरेचर में देखोगे तो आपको 4 ही टाइप मिलेंगे। ऑल्दो
इसके कुछ 3-4 टाइप और हैं, तो वो मैं आपको वैसे डिस्कस कर लेंगे, हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। इनको याद करना बड़ा इजी है, बड़ा इजी इसलिए क्योंकि अपने बिल्कुल नाम के आसपास चलती है, बस आपको इसका मतलब पता हो, ठीक। प्रोबेबिलिटी की हमने बात करी ली। देयर इज नोन प्रोबेबिलिटी। अब ये एक और टर्म है, प्रोबेबिलिटी तो है बट नोन प्रोबेबिलिटी है। नोन मतलब कि उसको पता है। अच्छा, यहाँ पे समझ में आया नोन का मतलब क्या हुआ? यस सर। जैसे कि यहाँ पे 1000 लोग हैं और मैं उन 1000 में से एक हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की? मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की? तो मैंने कहा कि भाई आपकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, ठीक है। मतलब अगर एक सैंपल लिया जाए तो आपका है 1/1000। मैंने कहा अगर 5 बार सैंपल लिया जाए तो मैं आपके कहे कि भाई 5 टाइम इंटू कर दो, तो अगर आपका 5 बार आप आ सकते हो सैंपल में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हाँ भाई मेरी प्रोबेबिलिटी तो है और कितनी है, ठीक। ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन दी सैंपल, दिस इज वेरी सिंपल। अब आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे, ठीक। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं बस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वही है। जैसे कि हमने अपनी क्लास में जितने भी लोग हैं फॉर एग्जांपल उनको नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे नहीं पता कि ये नंबर किस पे बिलोंग कर रहे हैं, किसका रोल नंबर क्या है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने कहा कि भाई 6 इन है, 4 इन है मेरी रिसर्च में, 2 इन है और मैं कहता हूँ 7 भी इन है, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने रैंडमली इसको ऑर्गेनाइज किया, नंबर्स दे दिए, लॉटरी सिस्टम कर लिया मैंने और मैंने रैंडमली आपको बुला लिया। जैसे कि अभी मेरा मन हो और मैं अपने बोर्ड खोलूं, मतलब डैशबोर्ड खोलूं अपने इसका, और मैं किसी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, कि भाई हाँ आप मेरे आंसर क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। तो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें याद करने लायक चीज क्या है या फिर हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और यही बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। जब मैंने भी शुरू में पढ़ी थी तो मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था। ये आपको या तो नोट करना है, याद तो नहीं रख पाएंगे हम लोग, तो नोट इसको जरूर कर लेना नोट, ठीक है। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइप की सैम्पलिंग होगी ये, सबसे बेस्ट टाइप की सैम्पलिंग होती है जब आपका थोड़ा सा डेटा जो है छोटा हो या फिर पॉपुलेशन कम हो, उस केस में आप बढ़िया रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 या 100 या 500 लोग हैं, तो आप अच्छा खासा 50 100 500 लोग हैं, आप ठीक ठाक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10,000 लोग हैं, तो क्या रैंडम सैम्पलिंग करना पॉसिबल है, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना पॉसिबल है? नो सर। क्यों नहीं है? सर ये के ऊपर फिर भी से सर डिपेंड सर करेगा सर कितने टाइम सैंपल टेकिंग लेंगे। हो जाएगा सर, वो अपना मतलब जो सिग्निफिकेंस है वही खो देगा सर सैम्पलिंग। एग्जैक्टली क्यों, जो इम्पोर्टेंस है सैम्पलिंग का कि भाई टाइम बचाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब आप 10,000 को अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने जाओगे, 1 लाख को करने जाओगे, तो बहुत बहुत मतलब मुश्किल है। उसके लिए फिर कुछ अलग अलग प्रोविजन है और उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे कैसे की जाती है। एक तो होती है लॉटरी मेथड, ठीक है, लॉटरी या एनवेलप मेथड। तो लॉटरी से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपने करना ही कुछ नहीं है। लॉटरी मतलब कि आपने हर एक इंडिविजुअल को एक नाम, लेटर, नंबर, सब कुछ भी दे देना है, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में बैठे हुए हमने एक कोड नाम दे दिया, सिर्फ आपके नाम से एक लॉटरी बना ली और उसमें हमने पिक कर लिया कि भाई ये है लक्की विनर, इनको हम 5,000 रुपए देंगे, ठीक है। ये है लक्की विनर, हम इनको ऐसे कुछ अवार्ड देंगे या कुछ करेंगे। तो ये लॉटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। रैंडम नंबर टेबल मेथड, ठीक है, ये थोड़ी गलत हो गई मेथड की स्पेलिंग। रैंडम नंबर टेबल मेथड, ठीक। अब ये रैंडम नंबर टेबल मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना थोड़े टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। अब वो किसी काम के नहीं है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि नेट में पिछले 2 बार से मैं देख रहा हूँ, इस बार तो पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन पिछले 2 बार, उसके पहले 2 बार आया ये, कहीं कहीं नाम ऑप्शंस वगैरह में देखने मिले। तो आपको याद, एटलीस्ट एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। मेंबर्स ऑफ द सैंपल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस, प्योरली बाय चांस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द सैंपल, अरे यार ये ऊपर का रिपीट हो, ठीक है। इस पे आते हैं, लॉटरी मेथड। ये बिल्कुल जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, आपने लॉटरी उठा लेनी है। रैंडम नंबर टेबल मेथड, इसमें जो टेबल्स, इसमें जो नाम लिखे हुए हैं इसको आप याद कर लो या फिर एटलीस्ट एक बार उसको देख लो, आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये कहीं कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। एक फिशर्स एंड येट्स टेबल है, एक टिप्पट रैंडम टेबल है, ठीक है। ये बहुत बार आता है, ये आया हुआ था जो मैं आपको बता रहा था, टिप्पट रैंडम टेबल, ठीक है, ये आया हुआ था। फिर जैसे यहाँ 4 नाम है, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये वाला देखो,
कैंडल एंड स्मिथ रैंडम टेबल और रैंड कॉर्पोरेशन रैंडम टेबल, ठीक है। अब अगर किसी को इसके बारे में एकदम डिटेल, वैसे ये किसी काम का नहीं है, आई बेट ये किसी काम का नहीं है, नाम काम के हैं सिर्फ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैंडल एंड स्मिथ आ गया तो ये किस टाइप का हिस्सा है, तो आपको पता है कि सिंपल रैंडम टाइप का हिस्सा है, ठीक है, या फिर ये इस मेथोडोलॉजी का हिस्सा है, रैंडम नंबर टेबल मेथड का हिस्सा है, ठीक है। एक आध दो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन जनरल बस, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड है उसमें क्या किया, सबको नंबर दे दिए, ऑर्डर्स या नंबर्स उसके डिफाइन कर दिए, ठीक है। फिर नंबर में मैंने रैंडमली बोला कि थर्ड रो से सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो से सेकंड कॉलम 87 मेरा एक रैंडम सैंपल हो गया, ठीक। फिर मैंने बोला फिफ्थ रो है सेकंड कॉलम या फिफ्थ रो है सिक्स्थ कॉलम, तो मैंने देखा कि फिफ्थ रो कौन सी है, ये वाली फिफ्थ रो हो गई, सेकंड या थर्ड या फिफ्थ या जो भी लिया, तो मैंने ये, तो दिस टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग कुड बी डन बाय यूजिंग कि आप उसको एक नंबर दे दो और उसके बेसिस पे आप उसको टेबल, मतलब बेसिक जो इसका क्रक्स है वो ये है कि टेबल में आपने इसको डिफाइन कर दिया और उसके बाद आप इसको पिकअप कर रहे हो, ठीक है। फिर कई ऐसे भी होते हैं जैसे कि एग्जांपल है क्या, नहीं है, जैसे कि उन्होंने एक रैंडम नंबर लेना है, ठीक है, जैसे रैंडम नंबर लेना है, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इसमें 5 आ गया तो ये 5 को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, फिर और नेक्स्ट देखूंगा इसमें 5 आ गया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और इसमें 5 आ गया तो सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं आपके, ये रैंडमली डिफाइन होते हैं, ये ऐसे नहीं कि मैंने जानबूझ के 5-5 लोगों को नंबर दिए होते हैं, ये आपके जहां भी नंबर आ गया वो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या आपको फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है, आप अपनी मेथड बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो ये एक लिंक है, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, उस पे जाके आप पढ़ लेना, उसमें ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक। इसमें किसी, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो ठीक है, सर। आगे बढ़े हम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या क्या होती है, टाइप्स मतलब ये जो अभी हमने पढ़े ये इसकी मेथड्स हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। अब इसके टाइप्स क्या हैं, बहुत सिंपल से 2 टाइप्स है। मैं आपको ये सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ या फिर इनको बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ये टर्म्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। ये टर्म्स अगर आप एग्जाम में पहली बार देखोगे तो आपको नहीं बनेंगे, यहाँ पे देख लोगे आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, बस इतने ही 2 टाइप है इसके, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक बकेट है, मैंने इसमें से एक सैंपल निकाला, ठीक है, एक सैंपल निकाला, फॉर एग्जांपल इसमें 10 पीसेस रखे हुए थे, किसी भी चीज के बॉल 10 बॉल रखी हुई थी, ठीक है। मैंने एक बॉल निकाली, अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10, ठीक है। दूसरी बॉल निकालनी है और मैंने रिप्लेस कर दी है उसको, या फिर इस बॉल को वापस डाल दिया या रिप्लेस कर दिया है, तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फर्स्ट की है, सेकंड की क्या होगी? 1/10 ही होगी सर। 1/10 ही होगी, है ना। थर्ड की भी क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो 1/10 ही होगी, ठीक है, 1/10 होगी। लेकिन इन केस मैं यूज करूं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में मेरी सैम्पलिंग कैसी होती जाएगी, 10 है तो पहला फर्स्ट का बनेगा 1/10, सेकंड का बनेगा, क्या बनेगा, 1/9। 9, 1/9, थर्ड का बनेगा 1/8, क्योंकि मैं जो 1/8। उसको मैं जो है मैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। ये कब किया जाता है, ये जो सेकंड वाला है ये तब किया जाता है जब आपके पास सैंपल काफी बड़ा हो, ठीक है, सैंपल काफी बड़ा हो तब किया जाता है, पूरे रिप्लेस नहीं। ये कब किया जाता है, जब आपको कैलकुलेशंस करनी हो। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक जो बास्केट है उसमें कितनी बॉल्स हैं, एक बास्केट है उसमें कितने पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, तो आप उसको जब मेजर करोगे तो आप उसको देखोगे हाँ भाई ये आया, ये इतनी बॉल्स है, रेड कलर की इतनी है, व्हाइट कलर की इतनी है। अगर आप उसको रिप्लेस करते जाओगे तो आपको एग्जैक्ट मेजर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तब करते हैं जब हमारे पास रैंडम जो छोटा हो, सैंपल बहुत छोटा हो, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो उसको थ्रेट ना कर रही हो, या फिर मैं कैसे बोलूँ इसको, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी डिफर ना कर रही हो। देखो, अगर 10 ही सैंपल है, सैंपल बड़े छोटे हैं, 10 है, और अगर मैं रिप्लेसमेंट कर दूं तो एक पॉइंट आएगा ना जब मेरी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब ऐसी हो जाएगी, करेक्ट ना। यस तो सर। कहीं ना कहीं जो रैंडम सैम्पलिंग है उसका जो कोर है, ऑथेंटिसिटी है, वो कम होगी। तो इसलिए जब सैंपल कम होता है तो हम इस पे काम करते हैं,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे रिप्लेस कर करके, ताकि हर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर हर उसका जो से हो, स्टेक हो, शेयर होल्डर हो, वो इक्वल हो। लेकिन जब बड़ा सैंपल होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा चिंता नहीं होती, तो फिर हम उस केस में विदाउट रिप्लेसमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपने सिर्फ ये टर्म्स मोस्टली याद रखनी है, टिपेट टेबल, फिशर एंड येट्स, केंडल स्मिथ और रैंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये शुरू के 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर ऐसे ही इसमें भी ये सर टर्म्स याद रखनी है, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी बताएं। सर एक बार और बता दीजिए सर, टाइप्स वाले। सर ये एक बार और। विथ और विदाउट यस वाला सर, यस सर। बड़ा सिंपल है ये, फिर चलो कोई नहीं, हम फिर से देखते हैं एक बार इसको। देखो, जैसे कि हमारे पास 10 बॉल थी, ठीक है, मेरे को सैम्पलिंग करनी है, पहली की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, करेक्ट ना? दूसरी बार मैंने उस बॉल को वापस डाल दिया, या फिर ये मेरे जो 10 थे इसको मैंने, अब तो ये एक तो कम हो गया ना, एक निकाला तो कम हो गया, अब तो ये 9 बचे, करेक्ट? अब जो अगला वाला यस सर। है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं करूं, इसको मैं निकाल के रखूं, बाहर ही रखूं, जो एक मैंने निकाली हुई बॉल उसको निकाल के रखूं, तो अगले की प्रोबेबिलिटी 9 हो जाएगी। अब ये और ये तो आपस में लड़ाई कर सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोबेबिलिटी थी वो तो आपकी कम थी और मेरी ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं 1/5 ले लूं, तो मैं थोड़ी देर बाद कह सकता हूँ कि यार रिसर्चर तो बाइस्ड हो गया है, रिसर्चर तो धीरे धीरे एक भी सैंपल ले आएगा, मतलब हर दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो ले आएगा, चांसेस ज्यादा है। तो ये वाली जो रैंडम सैम्पलिंग है, उसमें आप रिप्लेसमेंट करते हो। रिप्लेसमेंट कब करोगे? जब आपके पास सैंपल साइज कम होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे और ज्यादा सैंपल चाहिए, तो आप उसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हर बार जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो सेम बनी हुई होगी, 1/10, 1/10, 1/10 बनी हुई होगी, मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सेम बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन इन केस, यहाँ पे लिखता हूँ, इन केस आप ये विदाउट सैम्पलिंग वाला करोगे, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करोगे, आप रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि एक बार 1/10 हुआ, अगली बार 1/9 हो जाएगा, अगली बार 1/8 हो जाएगा। तो ये वाला जब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास काफी सैंपल साइज बहुत बड़ा हो या फिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, हमें चिंता ना हो कि हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम तब यूज करते हैं, और ये वाला हम सर नॉर्मली यूज सर करते हैं। सर अगर जब हम पहले उसको वाले सिलेक्ट कर चुके हैं, एक, फिर हाँ बोलो बोलो, पूछो, कौन पूछ रहा था? तो सर मैं ये सर पूछ रहा था यदि सर। हम select कर हाँ चुके हैं संकल्प बोलो, संकल्प। तो उसको हाँ सर पहले वाले मेथड में सर अगर हम रिप्लेस मतलब विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सर, तो अगर सर वही वाला जो सैंपल है हमारा सर दोबारा आ जाए, तो सर थोड़ा हिंडर नहीं करेगा सर हमारी रिसर्च में, कि मान लो सर नहीं, 2-3 बिल्कुल बार वही करेगा, आ गया सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, इस टाइप पे हम कहाँ कैसी बात कर रहे हैं, जैसे यही अभी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ, वेरी गुड। जैसे 10 बॉल है हमारे पास, हमें देखना है कि इसमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसमें 3 कलर है, मान लेते हैं कि इसमें ब्लू भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। इस केस में हमको इसकी प्रोबेबिलिटी देखना है, तो क्या आप इसको रिप्लेस करोगे? जैसे कि पहली बार आ गई ब्लू, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 1/10 हो गई ब्लू की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर दोबारा आ गई ब्लू, तो 1/10 हो गई फिर से, फिर तीसरी बार आ गई तो 1/10 हो गई। तो रिप्लेसमेंट हो सकता है इसका, अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, मतलब ये एक साइकिल में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कब करना है आपको? जब आपके पास रैंडम ये जो सैम्पलिंग है वो कम हो। ठीक है, और ऐसे भी होगा जैसे कि मैंने देखा कि ठीक है, जैसे एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे 12 क्लासेस हैं, मान लेते हैं 1 से लेके 12 तक पूरी क्लासेस हैं। मैंने पहला रैंडम सैम्पलर बुलाया कि मैंने बोला भाई मैं 10th क्लास को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि दोबारा से सिलेक्ट किया जाए, तो मैंने फिर से 10th क्लास आ गई, तो कोई बात नहीं। अब इस केस में रिसर्चर का डिस्क्रिप्शन डिसाइड करेगा कि वेदर इट शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। अगर आप इसको, आपका अगर सैंपल खराब हो रहा है, क्योंकि आप 10th को दोबारा से डालोगे तो आपके पास फेयर सैंपल नहीं आएगा, उस केस में आपको यूज करना है ये वाला। ठीक है, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें आप सैंपल रिप्लेस करने से भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई कलर आपको सिलेक्ट करना है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, या फिर आपको किसी टाइप का ब्रांड सिलेक्ट करना है ना, जैसे कि हम ब्रांड ही ले लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ब्रांड अगर हमने ले लिए, 10 ब्रांड हमने एक जगह लिख लिए, अब एक ही ब्रांड बार बार आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी रैंडम सैम्पलिंग का ही हिस्सा है, दैट इज रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आपको लग रहा है, रिसर्चर को लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी रिसर्च का वो नहीं है, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं है, तो उस केस में वो विदाउट रिप्लेसमेंट को यूज करे। ठीक है, यस सर।
तो ये सारी जो सैम्पलिंग टेक्निक है ना, पूरा डिमांड है। जैसे अभी हम मल्टी स्टेज जो देखेंगे, पूरा डिपेंड करता है रिसर्चर पे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि हाँ ये सैम्पलिंग आपके लिए ठीक है, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर यू विल डिसाइड कि मेरे लिए सैम्पलिंग कौन सी ठीक है, कन्वीनियंट कौन सी है, ईजी कौन सी है, टाइम सेविंग, फंड सेविंग कौन सी है। ठीक है सर हाँ जी। तो उसकी इसमें अगर जो सैंपल अगर बार बार आ रहा है तो उसमें रिसर्चर उसको, जैसे अगर वही सैंपल दोबारा है तो उसको एक दोबारा फिर से उसको उसी में मिला के फिर दोबारा भी तो ले सकता है। काउंट करेगा मतलब क्योंकि सैंपल हाँ एक ही सैंपल को 2 बार काउंट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने ब्रांड लिया, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने एक ब्रांड लिया। अब आप भी वही कह रहे हो, 10 लोग वही कह रहे हैं, 50 लोग वही कह रहे हैं, तो ठीक है ना, मेरे को उसको एक्सेप्ट करने में क्या बात है। अगर सर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे 1000 सैंपल्स हैं, 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है, सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, ठीक, 1/1000 है। अब आपने पहला सैंपल उठाया, पहला सैंपल आ गया नाइकी, दूसरा सैंपल इसको वापस डाला, दूसरा सैंपल उठाया, दूसरा सैंपल भी आ गया नाइकी, तीसरा मतलब इसमें वापस डाला और तीसरा सैंपल निकाला, तीसरा सैंपल भी आ गया नाइकी। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये है तो रैंडम सैंपलिंग ही, ये है रैंडम सैंपलिंग ही। अब जैसे बच्चों के केस में बात करें तो ये वाली ज़्यादा सैंपलिंग सुटेबल होगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 बच्चे थे और आपने उसमें कुछ रिसर्च की, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपने उसका आईक्यू टेस्ट कर लिया। अब एक बार आपने किसी एक बच्चे को रैंडमली उठा लिया और उसका आईक्यू टेस्ट कर लिया, तो आप उसको दोबारा नहीं भेजोगे ना टेस्ट करने के लिए। अब आप उसका एक सैंपल लेके, हाँ अब ये आईक्यू आ गया मेरे पास, इसका 110 आ गया मान लो इसका आईक्यू ए सब्जेक्ट का, अब आप उसको दोबारा नहीं भेजोगे, अब आप दूसरे बच्चे को रिक्रूट करोगे आपका आईक्यू देने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा रिसर्चर पे। ठीक है, नहीं कन्विंस नहीं इससे भी? शिव कहाँ गया? सर वो कनेक्शन थोड़ा वो है क्लियर? मतलब जो क्वेश्चन है ना बहुत वैलिड है, ये एकदम सही है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस बनेगी जिस केस में आप रिप्लेसमेंट यूज करोगे, और कुछ कंडीशंस बनेगी जिस केस में आप रिप्लेसमेंट यूज नहीं करोगे। मोस्टली जो भी हम रिसर्च देखेंगे कि हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन जब आपके पास सैंपल साइज कम हो और प्रोबेबिलिटी आपको इक्वल रखना हो, उस केस में आप ये इसी को यूज करोगे। ठीक है, सर जो आपने जूते वाला यस सर। एग्जांपल दिया सर, उस रिसर्च का सर वो क्या था सर? मतलब हम क्या निकालना चाह रहे थे सर, ये क्लियर नहीं हुआ सर एग्जांपल कुछ में। नहीं, हम देखना चाह रहे थे कि भाई कौन से लोग ज्यादा कुछ क्या प्रेफर करते हैं, या फिर मैं देखना चाह रहा था कि कौन सी लोग, भाई किसी ने वोटिंग की हुई है, मान लो वोटिंग की हुई है कि भाई कौन सी ब्रांड अच्छी लगती है आपको, तो मैंने मान लो नाइकी उठा लिया, बार बार उठा लिया। ओके सर। ठीक है, तो ये थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पे। अब ये जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, इसको बड़ा ध्यान से सुनना है आपको, ठीक, बहुत ध्यान लगा के सुनना, बस बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है इसलिए। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है, स्ट्रेटिफाइड एक वर्ड है जो आया है स्ट्रेटा से, स्ट्रेटा को कहा जाता है लेयर्स भी। ठीक है, अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में कोई रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो, और देखा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी कितनी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी कितनी है, रिसर्चर, हमने पहले भी एग्जांपल बात किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बाहर से मिनिस्ट्री से रिसर्चर आया और उन्होंने कहा कि भाई एलएनआईपी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो वो क्या क्या उन्हें क्या एक ठीक सैंपल कैसे मिलेगा बताओ, अच्छा सैंपल कैसे मिलेगा उन्हें, फ्लेक्सिबिलिटी अगर उन्हें देखनी है तो अच्छा सैंपल कैसे मिलेगा बताओ, सोचो। सर सारी या तो बैच में से या फिर मैच प्रैक्टिस में से, ऐसा कुछ। सर बैच का होगा, सर मैच प्रैक्टिस का मतलब तो बायस्ड हो शायद जाएगा। जेंडर एंड एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। जेंडर, एज, ठीक है, या फिर एज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईयर, जो हमारे ईयर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे वाले ईयर। ठीक है, फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैच प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस कैसे, कि फॉर एग्जांपल अभी इतना ही रखते हैं हम, जेंडर मेल फीमेल, तो अगर मैं कहूँ कि वो जो रैंडम सैंपल लिया गया उसमें ना 20 सैंपल लिए गए और 20 में से 19 फीमेल्स है और एक मेल है, तो क्या ये ठीक सैंपल हुआ? ऑल्दो ये रैंडम सैंपल है,
लेकिन रैंडम मतलब की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 20 के 20 भी फीमेल्स हो सकती है, 20 के 20 भी मेल हो सकती है। अब ये मिनिस्ट्री को चला गया डेटा कि भाई 19 फीमेल्स थी, एक मेल था, और ऐसा जनरल एक वो है कि फीमेल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो ज्यादा होती है। अब जो रिसर्च है उसमें ये आ गया कि भाई फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, एलएनआईपी की जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत उम्दा है। हालांकि ये नहीं देखा गया कि एक सैंपल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत खराब थी, या फिर इसके कन्वर्स ऐसा हो कि 20 के 20 सैंपल या 19 सैंपल या 18 सैंपल जो है मेल के चले जाएं, मेल प्लेयर्स के चले जाएं, और ज्यादातर चांसेस हो कि ये जो वेट लिफ्टर्स हो, बॉडी बिल्डर्स हो, ऐसे के चले जाए जिनकी वेट जो फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नल है, जीरो है, खत्म है ना। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए ये एक डिसएडवांटेज है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का, जिसमें सैंपलिंग एरर कभी कभी बहुत हाई हो सकता है जब हेट्रोजेनस सैंपल हो। समझ आया आपको हेट्रोजेनस सैंपल का मतलब? यस सर। अब हेट्रोजेनस सैंपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पूरा कॉलेज है, ठीक है, ये पूरा एलएनआईपी कॉलेज है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, हेट्रोजेनिटी देखूं, तो देखो यहाँ पे योगा के भी प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल के भी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के भी प्लेयर्स हैं, और देखूं तो हॉकी के भी हैं, फिर जिम्नास्टिक्स के भी हैं, और एक कुछ भी लेते हैं हैंडबॉल के मान लेते हैं, ठीक है, हैंडबॉल के भी हैं। अब अगर यहाँ इसको हम स्ट्रेटास में डिफाइन ना करें, हम बोलते हैं ये पूरी एलएनआईपी है, और मैं अगर सैंपलिंग ले लूँ, योगा से 5 ले लूँ, जिम्नास्टिक से 5 ले लूँ, और हैंडबॉल से 2 ले लूँ, तो मेरा डायरेक्टिव तो अलग ही कुछ चला गया कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास हेट्रोजेनस सैंपल था, इस केस में मैंने क्या यूज किया, स्ट्रेटास डिफाइन कर दिया, लेयर्स डिफाइन कर दी, योगा, इसके बाद मैंने और डिफाइन कर दिया मेल फीमेल, बास्केटबॉल मेल फीमेल, फुटबॉल मेल फीमेल, सारे गेम्स को मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई योगा से मैं 5 लोग लूंगा, बास्केटबॉल से मैं 5 लूंगा, फुटबॉल से मैं 5 लूंगा, सबसे 5-5 लूंगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ पूरी पॉपुलेशन का। समझ में आया? यस सर। तो ये है स्ट्रेटा। अब ये आप बिल्कुल ऐसे मान लो कि ये हमारा पूरा कॉलेज है, ये पूरी पॉपुलेशन है। स्ट्रेटास में पहले हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर योगा है, ये बास्केटबॉल है, ये जिम्नास्टिक्स है, और ये फुटबॉल है। अब इसमें से हमने कुछ कुछ सैंपल्स को उठा लिया, इसमें लेकिन हम रैंडम सैंपल करेंगे। जब हमने योगा को डिफाइन कर दिया पूरा, तब हम इसमें से रैंडम सैंपलिंग करेंगे, इसलिए इसको रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेप है स्ट्रेटास में डिफाइन करना, और दूसरी स्टेप है रैंडम सेट सिलेक्शन करना, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि जितनी भी रैंडम सैंपलिंग है ना, रैंडम सैंपलिंग है, उसमें एट द एंड, मतलब जो लास्ट प्रोसेस होगा, उसमें रैंडम सिलेक्शन ही होगा। ये स्ट्रेटिफाइड हुआ पर रैंडम सैंपलिंग होगा, सिस्टमैटिक हुआ पर रैंडम सैंपलिंग होगा, तो एट द एंड रैंडम सैंपलिंग होगी, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। फिर आते हैं इसमें प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक, इंटरेस्टिंग है। प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि योगा में 5 ही प्लेयर्स थे, ठीक है, और बास्केटबॉल में थे 50 प्लेयर, क्रिकेट में थे 100 प्लेयर, ठीक। इनकी रैंडम सैंपलिंग ये तो स्ट्रेटा है ही। अब मैंने इसके बाद इसकी रैंडम सैंपलिंग की, तो मैंने इसमें से 4 ले लिए, इसमें से भी 4 ले लिए, और इसमें से भी 4 ले लिए। तो ये किस टाइप की सैंपलिंग हुई, प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रोपोर्शनेट? डिस्प्रोपोर्शनेट। ये वाली हुई डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग, ठीक है। अगर इसको प्रोपोर्शनेट बनाना है तो मुझे ऐसे होना चाहिए कि भाई मैं 25% या 50% सबका लूंगा। तो 50% मतलब 50 इसका लेता, 50 इसका लेता, और 2.5 या 3 इसका लेता। तो ये वाली होती प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। तो प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रोपोर्शनेट उस चीज पे डिपेंड करता है, डिफाइन करता है कि आपके पॉपुलेशन का साइज, या पर्टिकुलर उस लेयर का साइज, या उस स्ट्रेटा का साइज कैसा है। अगर उस स्ट्रेटा का साइज बड़ा है, तो आपका जो उससे सैंपलिंग आनी चाहिए वो भी बड़ी आनी चाहिए। अगर उस स्ट्रेटा का साइज छोटा है, तो आपकी जो सैंपलिंग है वो भी छोटी आनी चाहिए, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनेट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि ये देखो ये वाला ज्यादा प्रोपोर्शनेट लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा वैसे कंसेप्ट वाइज समझना है, लॉजिक वाइज समझना है, ठीक है, नाम से नहीं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। अगर आप ऐसे डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा ये प्रोपोर्शनेट है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेटर एक्यूरेसी इन रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेटस डिफाइन कर दिए। स्मॉलर सैंपल साइज कैन आल्सो गिव गुड रिजल्ट। अगर आपके पास छोटा सा सैंपल साइज है लेकिन वो डिफाइन है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन है, तो भी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि वो बायस्ड नहीं होगा, क्योंकि वो रैंडम तो होगा लेकिन वो फिर भी अपने लेयर में रैंडम होगा, अपने स्टेटा में रैंडम होगा। वी कैन डिवाइड द लार्ज पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स।
अकॉर्डिंग टू और नीड। तो रिसर्चर की जैसी नीड है उसको वैसे वैसे डिफाइन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक फ्लेक्सिबल तरीके की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। ये इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है, पता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज बहुत ज्यादा है, इसको याद रखना। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। फिर नो सर। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पे आते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग अपने आप में ही बताती है कि सिस्टमैटिक है ये। सिस्टमैटिक मतलब कि क्या, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होगे कि अगर हम इसको नाम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। इसमें क्या पैटर्न है, कुछ दिख रहा है? अल्टरनेट या फिर 2 के इवन नंबर्स को काउंट किया, ऐसा +2 कुछ। +2 +2 या फिर कोई इवन नंबर सिलेक्ट हो रहा है, तो ये है सिस्टमैटिक का मतलब कि इसमें सिस्टमैटिकली जितने भी सैंपल्स होते हैं आपके, जितने आपको सैंपल चाहिए, पूरी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके गैप में उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और होता यह है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है हर दूसरे, हर तीसरे, हर फिफ्थ, हर सिक्स्थ ऐसे इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने की। ऑल्दो ये प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, अब आप कहोगे सर इसमें रैंडम क्या है? अगर इसकी यहाँ से प्रोबेबिलिटी हट गई तो ये तो रैंडम हुआ नहीं, ऐसा कह सकते हो। और इसको एक ये भी बोलते हैं, इंटरवल सैंपलिंग भी बोलते हैं, रैंडम इंटरवल सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है, तो याद रखना इसको रैंडम इंटरवल सैंपलिंग भी कहा जाता है। ठीक, इसका जो है फॉर्मूला आया हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से पेपर में, लेकिन इसका एक फॉर्मूला आया हुआ था। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको 10 पेशेंट चाहिए, ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन 40 है। पॉपुलेशन हमारा 40 है, सॉरी 40 है, और हमें 10 पेशेंट चाहिए, या फिर कोई भी ले लेते हैं, हमारे 10 प्लेयर्स चाहिए, हमारे 40 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हमें 40 में से 10 लोग चाहिए, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? या तो हम सिंपल उठा ले रैंडमली, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमको सिस्टमैटिकली करना है ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और हमने बोला कि अगर आपको 10 सैंपल चाहिए, 40 लोग हैं, तो आप उसको सिंपल से डिवाइड कर दो, आपके पास हर फोर्थ जो सैंपल होगा उसको आप पिक कर लो, हर फोर्थ सैंपल को पिक कर लो। फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। डिवाइडिंग द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, इसको n से डिनोट किया जाता है कई बार, बाय डिजायर्ड सैंपल साइज। डिजायर्ड मतलब जो रिसर्चर को चाहिए, डिजायर्ड सैंपल साइज, तो ये n अपॉन छोटा n ऐसे बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू k। तो k जो है ये आपका है गैप कितना होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है, या इंटरवल कितना होगा उसको डिफाइन किया जाता है k से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें इंटरवल कैसे, ये देखो kth एलिमेंट, तो k से डिफाइन किया जाता है पूरी पॉपुलेशन अपॉन डिजायर्ड सैंपल साइज। ठीक, तो आपको देखो रिजल्ट ऐसे मिलेगा 4 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 16 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप इसमें कोई डाउट है किसी को? सर हम्म, सर इसी सेम सैंपल में सर इसी सिचुएशन में यदि हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं हम्म, तो उसमें यदि 10 ही सैंपल लेने हैं हम्म। तो सर रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर 10 ही सैंपल लेने हैं तो रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? अगर, मैं बताता हूँ इसका आंसर है मेरे पास, ये आएगा यहाँ पे जब हम लीनियर और सिस्टमैटिक सर्कुलर देखेंगे। अगर ये सर्कुलर है तो उसमें वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, अगर वो सर्कुलर है तो आपका नहीं, सैंपल आ गया तो रिप्लेस नहीं होगा, खैर इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि फिर दूसरों की प्रोबेबिलिटी बिगड़ जाएगी, इसमें भी रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, और लीनियर में तो रिप्लेस होने की चांस ही नहीं है। इस पे आते हैं, 1 मिनट में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, इसके डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, कि आपको ना पूरी पॉपुलेशन को, वो 100 है, 1000 है, 1 लाख है, जितनी भी है, 5000 है, पूरी पॉपुलेशन को पहले स्ट्रक्चरली डिफाइन करना पड़ेगा। पूरी पॉपुलेशन को पहले एक साथ जैसे कहूँ लाइन अप करना पड़ेगा, या फिर उसको ऑर्डर में डिफाइन करना पड़ेगा, तब आप उस पर काम कर पाओगे। तब आप, ये आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। अब एटलीस्ट आपके पास 100 लोग लिखे होने चाहिए, या 50 500 लोग, 5000 लोग लिखे होने चाहिए एक टेबल में, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज है। फिगर आउट आइडियल साइज ऑफ सैंपल, तो पहले आपको सैंपल साइज डिफाइन होना चाहिए। मतलब रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि हमने उठा लिया, फिर हमने देखा कि सैंपल छोटा है, थोड़ा और उठा लेते हैं, मतलब थोड़ा और पिक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको सैंपल साइज
इनिशियली ही सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप इंटरवल सेट करोगे, अदरवाइज फिर बायसनेस और वो सब आ सकता है। असाइन नंबर 2, अच्छा ये स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यही एक स्ट्रक्चर पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, फिर सैंपल साइज को डिफाइन करना है, फिर नंबर्स असाइन करने हैं सबको। ये जो मैं बात बता रहा था आपको कि आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए उसके लिए, तब आप इतना सब कर पाओगे। और उसके बाद द इंटरवल निकालना है कि आपकी जो के वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है, वो आपको इंटरवल निकालना है, ठीक। फॉर्मूला इसका पता चल गया। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि आपके पास पहले पूरा डेटा होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ, मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये कैसे डिसाइड होगा कि फर्स्ट वाली चीज क्या है। भाई ऐसे तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि हर सेकंड या हर थर्ड या हर फोर्थ इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 है और मुझे 50 सैंपल चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/50। 50 ये हो गया भाई, हर 2 दूसरा सैंपल है, तो मैंने कहा ये पहला, ये दूसरा, ये सिलेक्ट हो गया, तो क्या इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी हुई सबकी? इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। बताओ अब इसमें रैंडम सैंपलिंग कहा ही, मैंने कहा आपसे कि रैंडम सैंपलिंग में हर एक में रैंडम सैंपलिंग तो होगी होगी, तो ये कहाँ है रैंडम सैंपलिंग? स्टार्टिंग वाले पे सर। एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग होगी ना वो हमें पता नहीं है कहाँ से होगी, वो हम रैंडमली डिसाइड करेंगे कि ये जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से सेकंड शुरू होगा, सेकंड से शुरू होगा। अगर देखो सेकंड से शुरू होता है, यहाँ से अगर हम सेकंड हर दूसरा इंडिविजुअल शुरू करते हैं तो यहाँ होगा, थर्ड से अगर शुरू करते हैं तो ये यहाँ पे होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो पहला जो हम सिलेक्ट करेंगे वो रैंडम होगा, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज रैंडम सिस्टमैटिक या सिस्टमैटिक रैंडम। मतलब सर इसमें एक ऐसा कह सकते हैं सर कि नंबर 1 को तो कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब नंबर 1 जैसे मिला वो बाहर ही हो जाएगा सर स्टडी से। तो हाँ अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं, बाहर नहीं होगा वो। देखो प्रोबेब ये बड़े सोच समझ के बनाई हुई है। रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडम जो आप कह रहे हो ना, अब ये आती है साइक्लिक से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। साइक्लिक, सिस्टमैटिक, रैंडम, दो टाइप की हैं, दो टाइप के स्टेप्स नहीं होगा, ये टाइप्स है, ये टाइप्स है, ठीक है। दो टाइप्स की है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा वो सर्कुलर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ABCDE है, हर दूसरा अगर सिलेक्ट होना है तो A तो सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने A से शुरू किया है तो B सिलेक्ट होगा, B के बाद D सिलेक्ट होगा, D के बाद अब कौन सिलेक्ट होगा बताओ? ए D के बाद दोबारा A पे बारी आ जाती है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। अब अगर इसमें हजारों लोग होंगे तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल हमको 50 चाहिए तो 50 तक ये साइकिल चलती रहेगी, हर दूसरे वाली साइकिल चलती रहेगी, और उसमें हर किसी की जो है एक ठीक ठाक वो हो जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। अगर आपके पास सैंपल साइज थोड़ा सा कम है, सैंपल साइज थोड़ा नहीं, पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, तो आप ये वाली सर्कुलर को यूज करोगे। अगर सैंपल साइज ठीक ठाक है आपके पास या छोटा है और आपके पास एक बार में आपको सैंपल चाहिए और सैंपल साइज भी कम चाहिए, आपको छोटा सा सैंपल साइज चाहिए, तो उस केस में आप इसको यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने ये वाला शुरू किया यहाँ से, तो देखो इसमें 2-3 टर्म्स याद रखना। आर को बोलते हैं रैंडम, जब भी आपको आर दिखे फॉर्मूले तो वो बोलते हैं रैंडम। के हो गया आपका जो इंटरवल होगा, कितने का इंटरवल होना चाहिए, तो केथ या केथ टर्म होगी या के इंटरवल होगा, वो याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है के इज इक्वल टू n/n, ये फॉर्मूला याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं सिस्टमैटिक का फॉर्मूला क्या है, या फिर फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल दे दिया आपको छोटा मोटा, ठीक है। तो ये लीनियर है और ये सर्कुलर है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं लीनियर सर्कुलर में? सर सर्कुलर बता दो एक बार। कुछ नहीं है, ये चेन है एक, ये चेन है, मान लो बी से शुरू होती है, तो बी से हमने कहा कि हर सेकंड पे जाएगी, तो बी से सी तो आएगा नहीं, लेकिन बी से डी आएगा। फिर मैंने कहा सेकंड पे ही जानी है तो डी से ए पे आएगा। अब जो नेक्स्ट आएगा वो सी आएगा वापस से, फिर ई आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसमें सैम्पलिंग होगी। जब आपको सैंपल साइज ज्यादा हो और आपका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हो, उस केस में साइक्लिक यूज किया जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक, फिर आती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर और मल्टी स्टेज आज हम कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बहुत ज्यादा डाउट होता है। एकदम छोटी सी है, क्लस्टर में कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको कितने क्लस्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मान लेते हैं हम 10 क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स हैं। और ऐसे ही मैं स्ट्रेटास भी बोल सकता हूँ, ये सारे लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सब लेयर्स हैं।
स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि आपने जब लेयर्स डिफाइन की तो आपने इसमें से भी 5 सिलेक्ट किए, इसमें से भी 5 सिलेक्ट किए, इसमें से भी 5 सिलेक्ट किए। ये वाला कौन सा है, प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रोपोर्शनेट है? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट है। इक्वल से इक्वल पॉपुलेशन है, उसमें से इक्वल ले रहे हैं, प्रोपोर्शनेट है। ठीक है। अब ये आपने सब में से रैंडम सैंपल डिफाइन किया, स्ट्रेटास डिफाइन किए, उसके बाद रैंडम सैंपल उसमें से पिक किए। लेकिन क्लस्टर में ये होता है कि आप किसी के बहुत सारे क्लस्टर्स बना देते हो, मतलब किसी भी एक चीज के बहुत सारे क्लस्टर्स बना देते हो, और वहां से जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो 10 क्लस्टर ऑलरेडी बना दिए हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 10 क्लस्टर मान लेते हैं, 5 इधर है 5 इधर है। अब इसमें से कुछ क्लस्टर्स आप पूरे पूरे सिलेक्ट कर लोगे। क्लस्टर्स में से सैंपलिंग नहीं सिलेक्ट करोगे, आप पूरे के पूरे क्लस्टर को ही सिलेक्ट करो। ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है। समझ में आया? यस सर। जैसे कोविड की जांच होनी है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे इसको क्लस्टर में डिफाइन कर दिया, ये क्लस्टर में इसको डिफाइन कर दिया भाई, हमने इसके 5 या 6 क्लस्टर्स बना लिए। ठीक। अब इसमें हमको देखना है कि सैंपलिंग लेनी, तो मैंने बोला एक ए क्लस्टर की सैंपलिंग होगी, बी की होगी, सी की होगी, एक नॉर्थ जोन का है, एक ईस्ट का है, एक वेस्ट का है, तीनों की सैंपलिंग होगी। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई साउथ है तो उसकी भी होगी। तो ये 4 क्लस्टर्स हमने, और ये जो 4 क्लस्टर्स हैं ये रैंडमली डिफाइन होंगे। समझ आया? बड़ा इजी सा है, बस आपको ना डिफरेंस याद रखना है क्लस्टर में और इसमें। ठीक है। या फिर इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये मैंने ऐसे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया और मैंने इसको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया पहले। ठीक है, या फिर पहले 2 स्ट्रेटास में डिवाइड किया, एक है अर्बन, एक है रूरल। ठीक। और उसके बाद मैंने इसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे क्लस्टर्स बना दिए। मैंने बोला ये वाला लेंगे, ये क्लस्टर सिलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग के लिए, और ये वाला क्लस्टर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी क्लस्टर सैम्पलिंग हुई। ठीक। तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना। स्ट्रेटिफाइड में कुछ सैंपल सिलेक्ट होते हैं, क्लस्टर में पूरा का पूरा क्लस्टर ही सिलेक्ट हो जाता है। ठीक। अब आते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग सबसे मॉडर्न टाइप की सैंपलिंग है। ठीक है, ये सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा वाइडली यूज की जाने वाली सैंपलिंग है। ठीक है, और कायदे से अगर देखा जाए तो जो अभी तक हम ऊपर से पढ़ रहे थे ना, ये भी एक तरीके से मल्टी स्टेज ही है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं स्ट्रेटिफाइड वाली, तो स्ट्रेटिफाइड भी एक तरीके से मल्टी स्टेज ही है। मल्टी स्टेज क्यों है? क्यों है मल्टी स्टेज? क्योंकि आपने पहले पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में डिवाइड किया, स्ट्रेटा से फिर रैंडम सिलेक्शन किया। बस आपने ये किया कि स्ट्रेटा में आपने कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं किया, स्ट्रेटा के बाद किया। बस मल्टी स्टेज सैंपलिंग में ये होता है, इसलिए इसको थोड़ी सी डिफरेंट है मल्टी स्टेज में। कि क्या करते हैं, पहले आप किसी ग्रुप को, पहले आप एक टाइप की सैंपलिंग लगाते हो, जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, केरला है, एक पूरा का पूरा क्या है, मैंने बोला कि इंडिया में, इंडिया है। ठीक, हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक, वो स्टेट्स अपने आप में बहुत सारे क्लस्टर हैं, करेक्ट ना? मैंने एक रैंडमली क्लस्टर सिलेक्ट कर लिया, वो है केरला। कौन सी सैंपलिंग लगी? क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक, उसके बाद मैंने उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा केरला है ऐसे, अब मुझे इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने रैंडमली 5 सिलेक्ट किए। तो मेरी पहली सैंपलिंग कौन सी हो गई? क्लस्टर। सर नो वॉइस। Sir, not audible.